बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बंदिश मामला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने डी चौक में पड़ाव डालना शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने डी चौक में गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना दे दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने डी चौक में स्टेज भी लगा लिया है। आपको बताएं, इंतजामिया अलर्ट, पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां डी चौक पहुंच गई। रेड जोन के रास्ते भी सील कर दिए गए। आपको बताएं, इस्लामाबाद रेड जोन की सूरत हाल इस वक्त फिर एक दफा कशीदा होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर के जो हेड ऑफिस है उसके बाहर धरना दिए हुए थे और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर मुतालबात ना माने गए तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाएगा। अभी यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन डी चौक पर उनकी तरफ से स्टेज लगा दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का कहना है कि डी चौक में गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। दूसरी तरफ इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया हाई अलर्ट है। पुलिस की भारी नफरी तलब की गई है। रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त डी चौक की? देखें, 1 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है और मुल्क भर से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से वफाकी दारुल हुकूमत में खुले आसमान तले मुजाहरा किए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं, वो डी चौक पहुँचे हैं और डी चौक में उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया है और एक बहुत बड़ा स्टेज भी लगा दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले जो यूनियंस के जो रहनुमा हैं जिनमें राजा मोहम्मद मस्कीन और सैयद आरिफ हुसैन शाह और इसके अलावा इनसे इजहार यकजहती करते हुए रेलवे यूनियन और सीडीए की जो यूनियन हैं, जो मुलाजमीन के जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और वो इनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं। बड़ी तादाद में मुल्क भर से जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त यहाँ पर सड़क में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, चटाइयाँ बिछा कर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनके जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, स्टेज पर भी मौजूद हैं। और जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं जो अपना अदारा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का जो हुकूमती फ़ैसला है बंदिश का उसके हवाले से जो एहतजाज कर रहे हैं वो तमाम सियासी जमातें, मजहबी सियासी जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो शुरू में हमने देखा कि जो ही जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे डी चौक तो इंतज़ामिया काफ़ी हरकत में आ गई थी, लेकिन बाद में जब इनके ज़िम्मेदारान ने, इन तंजीमों के जो रहनुमा हैं उन्होंने इंतज़ामिया से कहा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, हम यहाँ पर धरना देंगे, हमारा इंतज़ामिया के साथ कोई टकराव नहीं है, तो उसके बाद जो पुलिस है, जो पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर तैनात है वो एक साइड को चली गई और इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो मुजाहिरा है, जो धरना है, आप हमारे साथ रहें। शाहिद अजमल ने हमें ज्वाइन किया है, शाहिद से भी तफसीलात जानते हैं। शाहिद, बताएगा आपके पास क्या तफसीलात है? और दूसरा, मुज़ाकरात के 2 दौर हुए थे यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के साथ, क्यों कामयाब नहीं हुए वो? देखें, ये जो हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के दरमियान जो मुज़ाकरात के 2 दौर हुए थे उसमें पहला जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ उसमें सेक्रेटरी जो थे सनअत व पैदावार वो खुद उसके अंदर शरीक हुए। जो वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन है वो उन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जब मुरीदकी से अपने घर से रवाना हुए तो भेरा इंटरचेंज पर जब वो मोटरवे पर पहुंचे तो उनके भाई इंतकाल कर गए, जिसकी वजह से वो वापस चले गए और वो उसमें मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो सके। उन मुज़ाकरात में यूटिलिटी स्टोर्स के जो नुमाइंदे थे मुलाजमीन के उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं वो उनके हवाले किए थे और जो कुछ वो चाहते थे वो उन्होंने सेक्रेटरी सनअत व पैदावार को उससे आगाह किया। उसके बाद सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने उनसे ये कहा कि दूसरा जो मुज़ाकरात का दौर है वो ये परसों की बात है, जिस दिन पहले दिन मुलाजमीन आए कि दूसरा दौर जो है शाम 6 बजे होगा और मुलाजमीन ने वापस आकर वहाँ अपने एहतजाज में बैठे हुए साथियों को ये आगाह किया यूनियन रहनुमाओं ने कि हमारी ये बातचीत हुई है। उसके बाद और उन्होंने ये भी कहा था जो सेक्रेटरी सनअत व पैदावार थे कि मैं आपके मुतालबात लेकर वज़ीर आज़म के पास जाऊंगा और वज़ीर आज़म को इससे आगाह करूंगा और वज़ीर आज़म की अप्रूवल के बाद जो है मामला का सही वज़ीर आज़म के पास जो है वो मुतालबात भी लेके जाएंगे। रिजवान अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है जो इस वक्त रेड जोन में मौजूद हैं बराह रास्त हमारे साथ। रिजवान, बताएगा इंतजामिया ने किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह डील किया जाएगा मॉब को?
देखें, जब ये जो एहतजाजी मुजाहरा है जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, जब वो ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कि थोड़ी सी रुकावट इंतज़ामिया की जानिब से डाली गई। जो असिस्टेंट कमिश्नर थे रूरल, उन्होंने यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे जो एहतजाज करने वाले डी चौक की तरफ आ रहे थे उनको रोका, लेकिन वो जो ज़िम्मेदारान थे, जो यूनियंस के जो मुतलकीन थे, उन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की कि हम पुरअमन तौर पर डी चौक जाएंगे, और उसके बाद तो जो रुकावटें थी पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, वो हटा दी गई। और जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो मुल्क भर से आए हुए जो मुलाजमीन हैं उनको बगैर किसी रुकावट के उनको डी चौक पहुँचने दिया गया। और इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन हज़ारों में हैं, ये 3000 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का जो फ़ैसला है उसको वापस लिया जाए। अगर फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तो गैर महीना मुद्दत तक के लिए हम ये धरना देंगे और यहाँ पर बैठेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाई अमल है, वो जो ख़ानदान इन मुलाजमीन के साथ मुंसलिक हैं उनको भी लेकर यहाँ पर डी चौक में लाया जाएगा। जी सही रिजवान, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रिजवान मौजूद थे डी चौक से बराह रास्त, जबकि शाहिद अजमल आगाह कर रहे थे। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है। इस हवाले से आपको आगाह करें कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा और मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब किया गया है। और अब बात करेंगे मुल्क भर में जारी हड़ताल की। सेल्स टैक्स और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजर डट के मुल्की शटर डाउन हड़ताल। तिजारती मराकज़, बाजार, मार्केटें बंद। कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में बड़े और छोटे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ शहरों में ताजरों के एहतजाजी मुजाहरे। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल। ऑयल टैंकर से वाबस्ता तमाम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद। मलीर, लाठी, कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, हुरंगी टाउन समेत कई इलाकों में नौजवान सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में ताजरों और जमात इस्लामी के कारकुनों में भी झड़पें हुई। टैक्सेस की भरमार और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। लाहौर की आबिद मार्केट इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर इस वक्त आबिद मार्केट में मौजूद हैं। जी अली नासिर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आबिद मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। आज ताजरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी शटर डाउन हड़ताल है। उक्का दुक्का दुकानें हमें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। आम दिनों में यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन जमात इस्लामी की कॉल पर ताजरों ने इनका भरपूर साथ दिया और आज शटर डाउन हड़ताल किए हुए हैं। लाहौर के जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं, जो मार्केटें हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो आबिद मार्केट भी यही सूरत हाल है। ये लाहौर के अहम और मशहूर मार्केट के अंदर शुमार होता है और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि सिर्फ उक्का दुक्का दुकानें हमें खुली दिखाई दे रही है। मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। ताजरों की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि हुकूमत ने जो बिजली के बिलों में इजाफा किया, जो टैक्सेस में इजाफा किया, हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और ये हड़ताल उसकी वजह से हमने की हुई है। उनका ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ने बिजली के बिलों में कमी ना की, टैक्सेस में कमी ना की, तो ये शटर डाउन हड़ताल का जो दायरा कार है वो वसी होगा। हम फिर सड़कों पर आएंगे और बड़ा एहतजाज होगा, दमादम मस्त कलंदर भी होगा। ये ताजरों की जानिब से कहा गया है। और उनका ये कहना है कि इस शटर डाउन हड़ताल के बाद हुकूमत ज़रूर एक्शन लेगी। उम्मीद है कि वो बिजली के बिलों में और टैक्सेस में कमी लाएगी। अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद अगला वो लाए अमल जल्द तय कर लेंगे। बाद लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आबिद मार्केट की भी यही सूरत हाल है कि मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। जी वेलकम बैक। कराची में कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बाक होने का मामला। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात ABN न्यूज़ को हासिल हो गई। खातून की मेडिकल रिपोर्ट मंशियात इस्तेमाल करने के हवाले से मुस्बत है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान के यूरिन के नमूनों में आइस मंशियात की मौजूदगी पाई गई।
ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشہ آور چیز نہیں پائی گئی. آئس کے استعمال سے انسان کا مرکزی اعصابی نظام متاثر ہو جاتا ہے. ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ 2 سے 3 دن کے لیے سیل کر دی گئی. مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز اسرار مغیری سے. جی اسرار، مزید کہیے گا. جی بالکل، کارساز روڈ گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے. ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات ABN نیوز نے حاصل کر لی ہے. خاتون کی میڈیکل رپورٹ منشیات استعمال کرنے کے حوالے سے مثبت آئی ہے. جو تفتیشی ذرائع پولیس کے بتاتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ میں ملزمہ کی یورین کے جو نمونے میں آئس کی منشیات کی موجودگی بھی پائی گئی ہے، جبکہ ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشہ آور چیز نہیں پائی گئی ہے. ذرائع جو ہے پولیس کے بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئس کے استعمال سے انسانی کی مرکزی جو اعصابی نظام ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. ملزمہ کے نمونوں میں نفسیاتی عارضے کے لیے استعمال کے لیے کوئی بھی ادویات استعمال کی جاتی ہے، اس کی کوئی موجودگی نہیں پائی گئی ہے. جبکہ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ 2 سے 3 دن کے لیے پولیس کی جو تفتیشی حکام ہے ان نے سیل کر دی ہے. رپورٹ سامنے کے آنے کے بعد مقدمے کی دفعات میں ممکنہ طور پر جو تبدیلی یا پھر نئی دفعات شامل کیے جانے کا امکان بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ ممکنہ طور پر موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت بھی جو دفعات ہیں وہ بھی شامل کی جا سکتی ہے، جو پولیس ذرائع بتاتے ہیں. جبکہ کسی بھی وقت یہ تفتیشی حکام جو ہے ان کی جانب سے یہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. صحیح. اچھا اسرار، یہ بھی بتائے گا، نتاشا کے وکیل اور ان کے اہل خانہ جو ہے ان کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ نتاشا کے ذہنی مسائل ہیں، وہ گھر میں اس کو رکھا ہوا تھا لیکن وہ گاڑی لے کر چلی گئی، ہمیں نہیں پتہ چلا. تو کیا اس طرح کی کوئی میڈیسن اس کے بلڈ میں شامل تھی جو کہ ابھی تک رپورٹ میں سامنے آئی ہوں؟ جی بالکل، ایسی کوئی میڈیسن اس رپورٹ میں جو واضح طور پر تفتیشی حکام کے جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ملزمہ ایسی کوئی ادویات، اگر کوئی بھی ایسی دوا استعمال کرتا ہے انسان کو 4 یا 5 سال سے، جیسے ان کے اہل خانہ یہ بتا رہے ہیں کہ 5 سال سے جو ہے وہ جو نفسیاتی مسائل امراض ہیں ان کی دوائیں لے رہی ہیں، تو اس کی کوئی بھی تشخیص سامنے نہیں آئی ہے اس رپورٹ میں. نہ ہی یہ سامنے آ سکا ہے کہ ایسی کوئی نفسیاتی اگر کسی کے ساتھ مسئلہ لا کر اس کی دوائیں انسان مسلسل کھا رہا ہو تو اس کے نمونے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اس بلڈ سیمپل میں. لیکن ابھی تک ایسی کوئی جو ذرائع ہیں صحیح. اسرار مغیری ساتھ رہیں. ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے ہمیں جوائن کیا، پیتھولوجسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ABN نیوز کو وقت دینے کے لیے. یہ انسیڈنٹ ہوا کارساز میں، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. میڈیکل رپورٹ آج ملزمہ نتاشا کے سامنے آ گئی جس میں آئس کے استعمال کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائے گا کہ یہ کیا ڈرگ ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اعصابی طور پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے پیتھولوجسٹ بنایا، میں پیتھولوجسٹ نہیں ہوں، میں PMA کا سیکرٹری جنرل ہوں. جی سر، بہت شکریہ. معذرت. جی میں اصل میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اصل میں جو رپورٹ تھی اس کو ویٹ کر رہے تھے اور اس رپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا ہے، جو ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن میڈیا کے دوستوں نے جو بتائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ دوائیاں لے کر جو وہ ظاہر ہے اسی نشے کی حالت میں کبھی بھی گاڑی نہیں چلائی جاتی. اس کے بہت سارے خطرات اور نقصانات ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنے مالی نقصان ہوا. تو یہ ایک بڑا ثانیہ ہے اور میرے خیال میں اس کو اب پراپر جو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور جو ان کی سزا ہے ان کو ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات قانونی ٹیم انہی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر اس کا دوسرا رخ اختیار کرتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ متعلقہ شخص یا جیسے یہ ملزمہ نتاشا ہیں ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو کیا اس رپورٹ کی بنیاد پر ان کی قانونی ٹیم کے پاس کوئی ایسا جواز تو نہیں آ جائے گا؟ رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ڈاکٹر عبدالغفور شورو سے ہمارے نمائندے اسرار مغیری ہمارے ساتھ موجود ہے. اسرار، یہ بتائے گا ابھی تک نتاشا کے خاندان والوں کا اس میڈیکل رپورٹ کے اوپر کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک جو ہے نتاشا کے جو خاندان ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی ان کا موقف سامنے نہیں آ پایا ہے. جب ابتدائی طور پر یہ کوشش ضرور کی گئی تھی ان کے خاندان کی جانب سے کہ نتاشا کو ذہنی مریضہ قرار دیا جائے، اور اس کے بعد جب جناح اسپتال کے جو نفسیاتی امراض کے جو وارڈ کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر چنی لال، ان نے پھر یہ لیٹر جاری کر کے میڈیکل کا ان کو بالکل صحت مند قرار دیا تھا. اور اس ساتھ ہی ساتھ اس لیٹر میں یہ بھی چیز بتائی گئی تھی کہ کوئی بھی جو ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے وہ لاحق نہیں ہے، وہ بالکل فٹ ہیں. ان کو جو ہے اس کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا. اور آج بھی جب یہ تفتیشی ذرائع کی جو یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے جو عدالت میں پیش کی جائے گی، اس کے بعد بھی کوئی بھی ان کے وکیل ہو یا پھر ان کے خاندان کی کسی بھی افراد نے ابھی تک جو ہے کوئی اس پر کمنٹ نہیں کیا، نہ ہی کوئی بات کی ہے. جبکہ جو باپ اور بیٹی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جن کو اس گاڑی پہ جو ملزمہ نتاشا چلا رہی تھی جو ٹکر ماری، ان کا ضرور یہ کہنا ہے کہ ہم میڈیکل رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے اور اس میں اگر یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم مزید جو ہے درخواست دائر کریں گے
करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चालान अदालत में पेश किया गया है और मजीद इसमें दफात जो है वो इसमें लगाएं। और दियत की भी बातें हो रही थी, उनको दियत देने की भी कोशिश की, जिस पर उनके जो चाचा हैं। नहीं तो इसरार ये क्या बताया जा रहा है कि इस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुलजिमा निताशा को रिलीफ मिलेगा या उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, ये क्या बताया जा रहा है? देखिए, जैसे ही ये रिपोर्ट सब पे जो जराए है ये पेश होगी तो मुलजिमा के लिए मजीद मुश्किलात होंगी और उसके साथ साथ जो लवाकिन हैं उनके लिए ये वो इसको मुस्बत करार दे रहे हैं तफ्तीशी टीम की जानिब से भी कि ये उनका केस जो है अदालत में मजीद जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि अब तक जो दफात लगाई गई थी जिसके बाद 322 दफात इसमें शामिल की गई, क्योंकि जो भी जो लगाए गए दफात है वो बेलेबल ऑफेंस है और मेडिकल रिपोर्ट ही थी जिसका इंतजार था। और वो जैसे ही अदालत में पेश होगी तो जो लवाकिन है जो इस हादसे में जाँ बाक हुए उनकी जो मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उनको फिर मजीद अदालत में जो है जो मुलजिमा के खिलाफ जो है वो गहरा तंग होते हुए दिखाई देता है। जी इसरार, जो इससे पहले मुलजिमा निताशा की लीगल टीम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है इसमें कहीं ना कहीं मुसाबकत है या फिर तजाद पाया जा रहा है? देखिए जी, जो इब्तिदाई तौर पर जैसे ही ये वाकया हुआ उस वक्त की वीडियो में वाज़े तौर पर जो लोग जो हुजूम था जिसने नताशा को पकड़ा था उस वक्त भी ये मशकूक हरकत कर रही थी, जिससे लोगों का ये भी कहना था। और जब ये सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई तो उसके बाद यही लग रहा था कि वो नशे की हालत में, जबकि लवाकिन ये कह रहे थे कि नहीं नताशा जो है वो ज़हनी मरीजा हैं। जबकि अदालत में भी पहले लेटर जमा कराए गए और ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से भी मुलजिमा नताशा को ज़हनी मरीज करार दिया जाए, लेकिन अब जो है ये मेडिकल रिपोर्ट जो है जब अदालत में पेश होगी तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि मुलजिमा जो है, इसमें एक बात तो तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि मुलजिमा ने कोई भी दवाई नहीं ली ऐसी कोई पिछले वक्त में जिसके ये साबित हो कि उनने कभी उनको कोई मसला नफ्सियाती लाग था। अब जब ये अदालत में ये साबित होगा कि उनने नशा जो है वो किया हुआ था और उसके नमूने पाए गए हैं, जो उनके ब्लड टेस्ट हुए, उनके यूरिन के टेस्ट हुए, तो उसके बाद जो है पुलिस मजीद इसमें जो नशे की हालत में गाड़ी के चलाने के दफात हैं और उसके साथ साथ मोटर व्हीकल के। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले भी आप हमारे साथ मौजूद थे, तो इस रिपोर्ट्स में जो सूरत हाल सामने आई है उसमें और जो उनकी लीगल टीम है जो मुलजिमा निताशा की है वो इससे कोई फायदा तो नहीं उठा सकती, उससे ये उसके लिए कोई रिलीफ तो नहीं बन सकता कि इसमें नशे की हालत में थी, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और फिर आगे चलकर कहीं ना कहीं उनके लिए कोई रिलीफ का रास्ता निकल आए? देखिए, अगर उसको कोई इस तरह का बेनिफिट मिलता है तो जाहिर है जो एज पर लॉ होते हैं, जो नशे की हालत में होते हैं लोग, तो उनके लिए कानून में थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि वो अपने हवास में नहीं थी, नशा किया था, वो नशे की सजा तो अलग होगी, लेकिन एक ये जरूर गुंजाइश बनती है कि जो बंदा अपने हवास खो बैठता है उसके दौरान कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी सजा में फर्क आ जाता है। ये मुझे नहीं पता, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन ये होता है। लेकिन एक्चुअली जो बात चल रही थी शुरू से लेकर के ये जो ना वो नशे की गोलियां खाती थी, ये ऐसे उससे हटकर ये जो नशावर चीजें इस्तेमाल करने से उनको हो सकता है उस वजह से जो एक पास आता है उस टाइम आता है उसके दौरान ये कुछ हुआ हो। अब मैंने क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ये रिपोर्ट्स जो है वो मीडिया पे आ रही है, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें किस किस्म की जो उन्होंने बताया कि जो यूज की गई। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो और हमारे नुमाइंदे इसरार मुखीरी। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़, कौम की सोच।